वेलकम टू classes.vinitachauhan.com स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का सभी का ध्यान रखिए। सभी हम लोग पढ़े लिखे हैं और समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है और क्या हो सकती है। हमें जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है उन्हें फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की है। टेस्ट सीरीज़ हमारी 20 टेस्ट पेपर हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आरएसएसबी एंड आरपीएससी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के, प्लस 50 क्वेश्चन हैं आपके, वो हैं जीके के। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चन है वो डीएसएसबी, केवीएस एंड एनवीएस आदि की टेस्ट सीरीज़ भी हमने तैयार की है, उसको ध्यान में रखते हुए भी बनाए गए। तो हमने जो टेस्ट सीरीज़ का पेपर है वो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो शाहिद सर ने सॉल्व कराए थे। अभी हम इसी में जो जीके के क्वेश्चन है वो भी आपको बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बार विकसित एनालिटिको सिंथेटिक पुस्तकालय वर्गीकरण योजना। एनालिटिको सिंथेटिक का मतलब है वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति, यानी ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमें पहले से बना बनाया क्लास नंबर नहीं दिया है, जिसमें हमें किसी भी विषय का क्लास नंबर बनाने के लिए पहले उस विषय का विश्लेषण करना होता है, मेन क्लास ढूंढनी होती है, मेन क्लास में जाके विभिन्न पक्षों को देखना होता है, विभिन्न पक्षों को ढूंढने के बाद विभिन्न पक्षों के योजक चिन्ह डिसाइड करने होते हैं और उन सबको जोड़कर सिंथेसिस कर क्लास नंबर बनता है। दैट्स व्हाई एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति इज कोलन क्लासिफिकेशन। इसका आंसर होगा ए, कोलन क्लासिफिकेशन, बिकॉज पहली बार वर्ड में विकसित जो वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति है दैट इज आपकी कोलन क्लासिफिकेशन, क्योंकि कोलन जितना सिंथेसिस किसी भी वर्गीकरण पद्धति में नहीं किया गया था। तो आपका इसका आंसर होगा कोलन। ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन जब बनी थी, प्योरली इन्यूमरेटिव थी, बने बनाए क्लास नंबर दिए गए थे, लेकिन बाद में जब से इसमें ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किया गया तो ये वर्गीकरण पद्धति हो गई थी ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, यानी कि पूर्णतया परिगणनात्मक नहीं थी। इसमें भी सहायक सारणी, चाहे मेन क्लास के साथ टेबल 1 जोड़नी है या 2 जोड़नी है या 3 जोड़नी है, आदि को जोड़कर नंबर बनाने का प्रावधान था। जैसे डिक्शनरी साइंस, तो 0 to 0 के साथ हमें टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न से डिक्शनरी का नंबर जोड़ना। इस प्रकार ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन है आपकी, वो है आप ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वो प्योरली इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया गया है, और जितना भी विषय की कोई भी किताब आ जाए, क्लासीफायर को केवल क्लासिफिकेशन स्कीम से सर्च करके नंबर बनाना होता है। दैट्स वाई दैट इज़ प्योरली एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो आपकी वर्गीकरण पद्धति है वो है ऑलमोस्ट फैसेटेड। फैसेटेड तो है बट लगभग फैसेटेड है, प्योरली फैसेटेड या लगभग मुक्त पक्षात्मक, जैसा कि सीसी का 7th एडिशन है, वो वैसी वर्गीकरण पद्धति नहीं है। यूडीसी में समय को जोड़ना है तो समय के लिए सारणी दी गई है, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारणी दी गई है, हमारा स्पेस के लिए या प्लेस जिसको बोलते हैं उसके लिए सारणी दी गई है, उसको जोड़ने का प्रावधान है। तो दैट्स वाई यूडीसी इज ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। तो इसका आंसर होगा ए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, के लिए सबसे संगत एक शब्द है फेयर यूज़। इसको ऐसे कर लीजिए, फेयर यूज़ किसके लिए सबसे संगत एक शब्द है। एग्जाम का क्वेश्चन है, एज इट इज़ हमने इसको इसीलिए दिया है। फेयर यूज़, फेयर यूज़ करना, ठीक है। आईपीआर ऑप्शन है ए, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उससे संबंधित नहीं है। संदर्भ ग्रंथ का उपयोग, यूज़ ऑफ रेफरेंस बुक्स, उससे भी नहीं है। स्वत्व अधिकार, कॉपीराइट। फेयर यूज़ इज रिलेटेड विथ कॉपीराइट ओनली। कॉपीराइट से संबंधित है ये वर्ड। कॉपीराइट का मतलब है रचनाकार या लेखक को उसकी रचना पर मिला जाने वाला अधिकार।
तो फेयर यूज़ कहता है कि जिस रचनाकार या लेखक ने उस रचना का निर्माण किया है उसी व्यक्ति को उसको प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फेयर यूज़। तो फेयर यूज़ इज रिलेटेड विद कॉपीराइट, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वत्व अधिकार। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एमफिल एवं पीएचडी प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय का नाम, इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है। अब हम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम एजुकेशन की बात करें, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ था 1929 में मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा। डिप्लोमा को शुरू किया गया था मद्रास विश्वविद्यालय में 1937 में। बैचलर डिग्री शुरू की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1947 में। एमफिल शुरू की गई थी 1977-78 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और पीएचडी शुरू की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1950 में। तो हमारा प्रश्न है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एमफिल और पीएचडी, तो इसका आंसर होगा बच्चों दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आईएलए का पूर्ण रूप चुनिए। सब जानते हैं हम आईएलए क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारत का राष्ट्रीय या पुस्तकालय संघ जो इंडियन लेवल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी स्थापना 1933 में कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक हॉल में 3 दिन का जो सम्मेलन चला उसके दौरान की गई थी। तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशकों के लिए है के रूप में जानी जाती है। यानी कि जितने भी आपके पब्लिकेशन हो रहे हैं, ग्रंथ हैं, प्रलेख हैं, पुस्तकें हैं, मुद्रित सामग्री है, या आपकी जितना भी नॉन बुक मटेरियल है वो जो पब्लिश हो रहा है, सामयिक प्रकाशन नहीं, जितना भी प्रलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पुस्तकें हैं, जो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पहचान संख्या क्या है? तो बच्चों वो है ISBN। ISBN है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पहचान संख्या। अब ISBN इंडिया में कौन प्रदान करता है? इंडिया में ISBN प्रदान करता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ISBN है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, है किसी भी पुस्तक के बारे में दिया जाने वाला ग्रंथात्मक विवरण जिसके 5 भाग हैं। पहला भाग है EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर, जो स्थान के अकॉर्डिंग फिक्स है, या तो 978 या 979। ठीक है। उसके बाद में पहले भाग में 3 डिजिट होती है, दूसरे भाग में मैक्सिमम 5 डिजिट होती है, तीसरे में मैक्सिमम 7 डिजिट होती है, चौथे में मैक्सिमम 6 डिजिट होती है, एंड लास्ट वन इज चेक डिजिट जिसमें कि ओनली 1 डिजिट होती है। अब आपका प्रश्न कैसे पूछा जाता है? ठीक है, जैसे ये पूछा इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए है के रूप में जानी जाती है ISBN, प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए है, इसलिए वो है ISBN। ठीक है। पहला प्रश्न, ISBN जो है, ISBN को 10 अंकों से 13 अंकों का कब किया गया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2007 में। दूसरा प्रश्न, ISBN के कितने भाग हैं? 5 भाग। तीसरा प्रश्न, ISBN के पहले भाग में कितने अंक आते हैं? 3। अंतिम भाग में कितने अंक आते हैं? 1। ISBN के 5वें भाग में पहले और अंतिम के पूछते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे के अंक नहीं पूछे जाते हैं। और फिर तीसरा प्रश्न है, ISBN भारत में प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इस प्रकार इसका आंसर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ओपन एक्सेस प्रकाशन क्या होता है? ओपन एक्सेस सबके लिए ओपन है। ओपन एक्सेस सिस्टम जानते हैं ना आप? लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस है, हर कोई व्यक्ति जा सकता है, अपनी पसंद की किताबें देख सकता है, छांट सकता है, ले सकता है। अब ओपन एक्सेस प्रकाशन, नॉट ओपन एक्सेस सिस्टम इन अ लाइब्रेरी। ओपन एक्सेस प्रकाशन सिंपल ही तो है, जैसे ओपन एक्सेस आप अंदर जाकर लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस कर सकते हो किताबों को, उसी तरह ओपन एक्सेस प्रकाशन यानी प्रकाशकों द्वारा छापी गई पुस्तकों को ओपनली आप ले सकते हो। तो ओपन एक्सेस प्रकाशन वो प्रकाशन है जिसमें कि उपयोगिता या उपयोगकर्ता या पुस्तकालय की ओर से
कोई भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाले प्रकाशन। विदाउट एनी चार्जेस जो आपको प्रकाशन दे रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी दे रही है या आपको कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है, दैट इज ओपन एक्सेस प्रकाशन। ठीक है बच्चों, ये है आपके ओपन एक्सेस प्रकाशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा हमें हर क्षेत्र के विषयों में प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रित ओपन एक्सेस पत्रिकाएं निःशुल्क संपूर्ण पाठ देती है। मतलब कि कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि हमें ओपन एक्सेस सेवा देती है और वो भी क्या देती है, विदाउट एनी चार्ज। तो इसका आंसर होगा DOAJ, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, यानी कि जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकाशन है उनकी निर्देशिका। यानी अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन से प्रकाशन ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं, तो DOAJ इज़ प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू यू कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कौन कौन से ऐसे पब्लिकेशन है जो विदाउट एनी चार्ज आप एक्सेस कर सकते हो, उसको बताने वाली निर्देशिका इज़ DOAJ। तो इसका आंसर होगा C, DOAJ। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस मतलब लाइसेंस कॉमन लाइसेंस है वो, लेकिन क्रिएटिव है, समथिंग इज क्रिएटिव। अब इसका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जिसमें रचनाकार उसको ये अधिकार होता है कि वो कौन से अधिकार रखे अपने पास और कौन से छोड़ दे। रचनाकार को, लेखक को कॉपीराइट एक्ट के तहत जो लाइसेंस प्रदान किया जाता है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वो लाइसेंस है जो उसमें रचनाकार को ये अधिकार देता है कि वो कौन से अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे और कौन से छोड़ दे। तो इसका आंसर होगा D, वह लाइसेंस जिसके द्वारा रचनाकार ये सूचित कर सकता है कि कौन से अधिकार वो सुरक्षित रख सकता है और कौन से छोड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका, नीचे उद्धृत सामग्री किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, ये है उद्धरण, मतलब निम्न में से कौन सी साइटेशन सामग्री है। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख। उद्धरण या साइटेशन मटेरियल क्या होता है, जब मैंने कोई आर्टिकल लिखा और उसमें मैंने किसी दूसरे लेखक के आर्टिकल की कोई भी सूचना को प्रयोग किया और उस दूसरे आर्टिकल उसको साइट करना, बताना कि हमने इस आर्टिकल को, जिस इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखे गए आर्टिकल को जितनी बार साइट किया जाएगा उसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो आप देखते हो ये इम्पैक्ट फैक्टर इज़ रिलेटेड विद रिसर्च आर्टिकल या आपके पीरियोडिकल पब्लिकेशन से रिलेटेड। इसी तरह से आपकी उद्धरण सामग्री किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के लेख से। भाई जब इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका का लेख होगा, उस लेख को दूसरा कोई व्यक्ति कोट करेगा, साइट करेगा, तो ये साइटेशन सामग्री के अंतर्गत शामिल होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक चोरी नहीं है। ये चोरी नहीं है मतलब कौन सी ऐसी है जो साहित्य की चोरी में नहीं मानी जाएगी। ठीक है बच्चों। अगर मान लो पहला है उचित श्रेय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को आपके लेख में शामिल करना, यानी मैंने जवाहरलाल नेहरू का कोई कोटेशन यूज़ किया लेकिन मैंने उसको बताया कि ये जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है। रंगनाथन की कोई परिभाषा यूज़ की और मैंने बताई कि वो रंगनाथन की परिभाषा है, तो वो साहित्यिक चोरी नहीं है। मैंने परिभाषा तो लिखी रंगनाथन की और बोल दिया मेरी है, दैट इज़ साहित्यिक चोरी। ये साहित्यिक चोरी में आएगा। तो इसका आंसर आएगा उचित श्रेय के साथ दूसरे व्यक्ति के विचारों को आपके लेख में शामिल करना। आपके लेख में किसी दूसरे व्यक्ति के विचार का उपयोग करना और स्रोत नहीं बताना, ये साहित्यिक चोरी है। अपने शब्दों का प्रयोग करने के बदले सीधे स्रोत का उद्धरण करना, ये भी साहित्यिक चोरी है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना, हमने किसी के परिभाषा को छोड़ दीजिए, कोटेशन को छोड़ दीजिए, बाकी आपने आर्टिकल में से किसी के कोई विचार उठाएं तो आपको उस अपने शब्दों में लिखना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य को पुनः अपने कार्य के रूप में, ये दैट इज ऑल्सो साहित्यिक चोरी। तो ये है आपका आंसर इसका ए, उचित श्रेय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को आपके लेख में शामिल करना। तो बच्चों इसी तरीके से इसमें आगे क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैं बता रही हूँ 150 क्वेश्चन, तो वो इसी तरीके से आपको इस क्विज के अंतर्गत दिए गए हैं। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप तो लॉकडाउन के चलते आप